न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आओ एक सवाल बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ब्लू प्लैनेट है, इसकी रेडियस होगी कुछ आर बी और इसका मास ये मान लेते हैं कुछ एम बी है, मास ऑफ ब्लू प्लैनेट। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी लाल कलर की प्लैनेट है, अब इसका रेडियस ये हो जाएगा कुछ रेडियस ऑफ रेड प्लैनेट। अब ये क्योंकि छोटी प्लैनेट है तो इसका रेडियस भी छोटा होने वाला है, और ये हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ रेड प्लैनेट दिस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट आर बी, और इसका मास ये भी थोड़ा कम है, तो इसका मास ऑफ रेड प्लैनेट ये भी हाफ टाइम्स है मास ऑफ ब्लू प्लैनेट के। अब हमें पता ये लगाना है कि अगर मैं इस प्लैनेट के ऊपर खड़ा रहूं तो मुझ पे लगने वाली जो ग्रेविटी की फोर्स होगी ना उसके बीच में, और इस प्लैनेट पे अगर मैं खड़ा हूं तो उस पे लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो और ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इस प्लैनेट पे यहाँ खड़ा हूँ और इस प्लैनेट पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो दोनों केस में मेरे पे ये प्लैनेट्स ग्रेविटी का फोर्स लगा रही होगी। तो इस ग्रेविटी के फोर्स में और इस ग्रेविटी के फोर्स में क्या रिलेशनशिप है ये हमें निकालना है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटी का फोर्स इस पर्टिकुलर केस में, ब्लू वाले प्लैनेट के केस में। ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय ब्लू प्लैनेट, ये बराबर होने वाला है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ब्लू प्लैनेट इनटू मेरा मास। अब मेरा मास इसे मैं डिनोट करने वाला हूँ एम वाई से, डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ दी बॉडीज। इन दोनों बॉडी यानी कि इस प्लैनेट और मेरे सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, इसका होल स्क्वायर, ये आर का होल स्क्वायर, आर बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसे मैं आर बी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ मास ये तो सरफेस से कुछ मीटर्स ही ऊपर होने वाला है, लेकिन इस प्लैनेट की जो रेडियस है ना ये तो कुछ 1000 किलोमीटर में होने वाली है। तो यानी कि मेरी जो हाइट है, ये सेंटर ऑफ मास की हाइट, ये तो नेग्लिजिबल डिफरेंस ही लाने वाली है इस पूरे रेडियस में, तो इसे मैं रेडियस ही मान लूँगा आर बी। अब चलो ये तो हो गया मेरे ब्लू प्लैनेट पे लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स। अब आओ बात करते हैं रेड प्लैनेट की। तो इस केस में हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय रेड प्लैनेट, ये हो जाएगी बराबर कैपिटल जी इंटू मास ऑफ रेड प्लैनेट। अब मुझे पता है कि मास ऑफ रेड प्लैनेट ये बराबर है हाफ ऑफ मास ऑफ ब्लू प्लैनेट के, तो उसे लिख लेते हैं हाफ ऑफ मास ऑफ ब्लू प्लैनेट इनटू मेरा मास। अब मेरा मास तो खैर एम वाई ही है, एम वाई। दोनों प्लैनेट्स में मेरा मास सेम रहने वाला है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है। अब अगर तुम इस मैटर को नहीं निकालो, नहीं इसमें कुछ मैटर ऐड करो, तो तुम्हारा मास चेंज नहीं हो सकता है। तो चलो मेरा मास तो सेम है, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड कर देंगे हम इसे, यहाँ पे भी हो जाएगी दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, और ये बराबर होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वेरी क्लोज होने वाली है इस प्लैनेट के रेडियस की, यानी कि रेडियस ऑफ रेड प्लैनेट इसका होल स्क्वायर। अब देखो मुझे पता है कि रेडियस ऑफ रेड प्लैनेट ये है हाफ टाइम्स रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट, तो इसे भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, रेडियस ऑफ हाफ टाइम्स रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट ना, ये इसे हटा के लिखते हैं हाफ टाइम्स रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट इसका होल स्क्वायर। हाँ, तो अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ मैं हाफ को बाहर ले आता हूँ, हाफ टाइम्स ये हो गया जी कैपिटल जी इनटू मास ऑफ ब्लू प्लैनेट इनटू मेरा मास एम वाई, डिवाइडेड बाई ये हाफ का होल स्क्वायर, ये हो जाने वाला है 1/4 इंटू आर बी रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट इसका होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इधर हाफ और इधर 1/4 को ये सॉल्व करूं तो ये हो जाने वाला है 2, ये 2 इस 2 को काट देगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/2, और ये ऊपर आ जाने वाला है क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ये पूरी चीज़। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरी चीज़ तो ये वाली पूरी चीज़ है, ये वाली पूरी चीज़ यही सेम तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो। हाँ, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन रेड प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लू प्लैनेट एफ बी। ये वाली पूरी चीज़ है एफ बी, और ये वाली पूरी चीज़ भी सेम है, यानी कि 2 टाइम्स एफ बी। यानी कि रेड प्लैनेट पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझ पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा ना वो दुगना होगा इस ब्लू वाले प्लैनेट पे लगने वाले ग्रेविटी के फोर्स के। अब ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। जब मैंने इस सवाल को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि इस रेड वाले प्लैनेट की ग्रेविटी ये तो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लैनेट छोटा है ना, इसमें कम मास होगा, और अगर मास कम हो गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होनी चाहिए,
क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। जब प्लैनेट छोटा हो गया तो इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी ये भी तो छोटी हो गई ना। अब ये आ जा रहा है डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर, तो यानी कि ये पूरी नंबर ये एक बड़ी नंबर भी हो सकती है। तो देखो, असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये बड़ी आएगी या छोटी, इसका पता तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही बता सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन आओ एक और चीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ मेरे पास है अर्थ और इसके पास है एक छोटा सा स्पेसशिप। अब न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ का इस्तेमाल करके तुम ये बोल सकते हो कि धरती इस स्पेसशिप पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है, इसे ग्रेविटी के फोर्स से खींच रही है, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Gmm/r²। अब देखो, ये बात तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ बस ये बताता है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। ये नहीं बताता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किसको खींच रही होगी। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींच रही होगी। असल में अगर स्पेस में तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स मान लो, और ये ऑब्जेक्ट इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है कुछ 500 न्यूटन, तो इसका मतलब ये वाली ऑब्जेक्ट भी इस पे फोर्स लगाने वाली है, सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में 500 न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड लॉ तो तुम्हें याद ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, और ये दोनों बॉडीज अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करने लगेंगी, और सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। अगर धरती इस स्पेसशिप पे कुछ 1 मिलियन न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो यानी कि ये स्पेसशिप भी धरती पे सेम 1 मिलियन न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करने लगेंगे। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल हो सकता है, यार ऐसा तो कभी हम जनरली देखते हैं नहीं। बाहर अगर कोई भी चीज़ हो जिसे धरती खींच रही हो, तो वो चीज़ धरती की तरफ नीचे गिरती चली आती है, धरती कभी थोड़ा ना ऊपर की तरफ जाती है। तो हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन देखो, होता ये है कि इन दोनों बॉडीज़ की जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगी ना, वो धरती के सेंटर ऑफ मास के बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि धरती ये बहुत ज़्यादा मैसिव है कंपेयर टू ये स्पेसशिप या फिर कोई भी छोटी सी ऑब्जेक्ट जो कि बाहर में हो। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई बाहर में चीज़ हो जिसपे कि धरती अपना ग्रेविटी का फोर्स लगा रही हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होती है, लेकिन धरती बहुत ही हल्का, बहुत ही माइन्यूट डिस्प्लेस होती है, और ये तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तो यानी कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हों जिनके पास कुछ ना कुछ मास हो, तो वो एक दूसरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगाएंगी, और वो एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का ग्रेविटी का फोर्स लगाने वाली हैं, चाहे उन दोनों में से किसी का भी मास कितना भी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए दूसरे के मास से।